काशी कला कस्तूरी के विमेंस डे वीक में के चौथे दिन आज मैं काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन को, सभी दर्शकों को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमारी संस्था काशी कला कस्तूरी विमेंस डे वीक सेलिब्रेट कर रही है। तो इस सेलिब्रेशन में 1 मार्च से मैं डिफरेंट फील्ड से महिलाओं को, जो स्त्रियां हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अपना एक अहम रोल अदा कर रही हैं, उनको भी ला रही हूँ। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बनारस की बेटी, काशी की बेटी सिंगापुर से लाइव है डॉक्टर संध्या सिंह। डॉक्टर संध्या सिंह, आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भारतीय भाषा की अध्यक्ष हैं। वहाँ पे हिंदी और तमिल जो भारतीय भाषा है, आप वहाँ की अध्यक्ष हैं, उस डिपार्टमेंट की, उस फैकल्टी की। और इसके अलावा बहुत से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये काशी की बेटी भारतीयता के परचम को आप विदेश में यानी सिंगापुर में बैठकर हमारी भारतीय परंपरा को, हमारी भारतीयता के परचम को लहरा रही हैं। संध्या सिंह जी, काशी की इस बेटी को काशी की सरजमीन आपका इस्तकबाल करती है। काशी की सरजमीन में ये हमारी संस्था काशी कला कस्तूरी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है, आपका खैर मकदम करती है, आपका स्वागत करती है, आपका वेलकम करती है। महादेव की नगरी आपको नमस्कार करती है और आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप भारतीयता के परचम को, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको विदेश में फैला रही हैं। और यहाँ तक कि उसको पुष्पित और पल्लवित करने का एक अहम बीड़ा आपने उठा रखा है। इसलिए काशी नगरी, महादेव की नगरी आपको सलाम पेश करती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, और बहुत बहुत आभार काशी कला कस्तूरी का, जिसने आज मुझे याद किया और इस मंच के माध्यम से अपने शहर से, अपनी जमीन से दोबारा जुड़ने का अवसर मिला। तो मैं काशी कला कस्तूरी और शबनम जी, आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और काफी समय से मैं देख रही हूँ कि काशी कला कस्तूरी नए नए विषयों पर, अलग अलग विषयों पर, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए, कई समस्याओं के लिए भी, मैंने देखा बीच में कई बीमारियों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई, जो कि एक आम आदमी के लिए बड़ी ही प्रेरणादायी होती है। कई बातें उन्हें पता चलती हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ सिंगापुर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये कार्य आपका इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और अपनी मिट्टी से जुड़ने का, वहां के लोगों से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है। तो महादेव की नगरी को मैं यहाँ सिंगापुर से प्रणाम करती हूँ कि मुझे महादेव की नगरी से जुड़ने का पुनः मौका मिला है। बहुत बहुत आभार शबनम जी। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी कि वाकई में बनारस, काशी आपकी मातृभूमि है और यहीं आप पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, और फिर लेकिन आपकी कर्मस्थली सिंगापुर है। और सिंगापुर में जो आप काम कर रही हैं, मैं अपने नाज़रीन को, अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर संध्या सिंह जी जो भी काम कर रही हैं वहाँ पे, यहाँ तक कि जो बहुत सी कई पत्रिकाओं की आप संस्थापिका भी हैं और उसका संपादन भी कर रही हैं आप। संगम हिंदी संस्था है, उसकी आप अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। और इसी तरह से वहाँ पर जो युवा हैं उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही हैं, उनकी परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही हैं, हिंदी लेखन में उनको बढ़ावा दे रही हैं, उनको पत्रिकाओं में उनके लेखन को पब्लिश कर रही हैं और विदेशों में वो चीज़ें जा रही हैं। तो इस तरह से आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो संध्या जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक पेज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संध्या जी, आप बनारस से आप वहां पहुंची सिंगापुर, और सिंगापुर में आपने किस तरह से, आपको कैसे लगा कि, जैसा कि मैं जानती हूँ, मैंने सुना कि आपकी पढ़ाई काफी ब्रेक के बाद आपने आगे की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि कम उम्र में शादी होना, फिर उसके बाद घर गृहस्थी, बाल बच्चों में पढ़ना, और फिर आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ करना है। तो किस तरह से, और जहां तक मुझे याद है कि आप 12 साल के ब्रेक के बाद
आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार अगर पढ़ाई छूट जाती है तो आमतौर पर लड़कियां यही कहती हैं कि अब तो बहुत पीछे हो गए हैं, हमारे साथ वाले तो ये इन्होंने इस तरह से पढ़ाई कर लिया, अब मैं कहाँ पढ़ पाऊंगी या इस तरह से कर पाऊंगी, अब घर गृहस्थी के झंझट में फंसी हूँ। लेकिन आपने सब कुछ किया, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं, सास ससुर, मतलब पूरे जैसे एक ससुराल होता है और एक हेल्दी फैमिली होती है, उस फैमिली को आप जी रही हैं, चला रही हैं बहुत अच्छे से। सब कुछ करने के बावजूद आपने 12 साल के बाद ब्रेक तोड़ा और फिर एजुकेशन लाइन में आती हैं और आज सिंगापुर यूनिवर्सिटी में आप हैं। आपका एक अहम मुकाम है। भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो योगदान है वो सराहनीय है। किस तरह से आपने किया है? बिल्कुल ये सही है कि बहुत एक बीच में अंतराल हो गया। मेरी शादी जल्दी हो गई, हम 4 बहनें हैं। जब 4 बहनें हैं और पिता नौकरी वाले हों तो जल्दी जल्दी, राजपूत घर से हूँ तो जल्दी जल्दी शादी करके भेज देना, ये हमारे घर की परंपरा रही है। और मैं इस चीज के लिए पहले भी कभी मुझे ऐसा अफसोस नहीं हुआ और आज भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी जितना कर सकते थे उस हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया। हो सकता है उससे ज्यादा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया वो हम सब बहनों के लिए बहुत था। और शादी के समय तक मेरी पढ़ाई लिखाई में मैं सच कहूं तो मेरा बहुत मन नहीं लगता था, किसी तरह बस पढ़ रही थी। हाँ, फर्स्ट डिवीजन आ जाता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पापा के और माँ के जो एक आनुवंशिक गुण हम भाई बहनों में मिले हैं। तो भैया भी मेरे बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, मेरी सब बहनें एक से एक पढ़ने में, छोटा भाई भी बहुत तेज, बल्कि मैं कहूँ तो छठे नंबर पर ही हूँ। और तो इतना कोई विशेष लगाव पढ़ाई से पहले तो नहीं रहा। लेकिन जब शादी हो गई और मैं यहाँ आ गई, सिंगापुर आ गई, तो शुरू में तो नहीं, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं पहले 1-2 साल। लेकिन वही है कि एक बार जब आप नए देश में आ जाते हैं, और आज से अगर मैं 25 साल पहले की बात करूं तो दोनों देशों में बहुत अंतर था, बनारस और सिंगापुर में, दोनों शहरों में बहुत अंतर था। आज बनारस भी बहुत आधुनिक है, बहुत चीजें हैं, पहले इतना नहीं था जब हम लोग थे। तो बहुत एक अजीब स्थिति हो गई थी, एक माहौल अलग था, उसमें सामंजस्य बिठाने में पढ़ाई पीछे छूट गई, क्योंकि उस समय मैं नहीं पहुंच पाती थी, जब परीक्षाएं थी या जब चीजें होनी थी, जब मुझे रहना चाहिए बनारस में, मैं नहीं पहुंच पाती थी। तो 1-2 साल तो मैंने ऐसे कोशिश की, फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन 12 साल बाद ये चूंकि लेकिन मैं कुछ सालों बाद शिक्षा से जुड़ गई। हिंदी शिक्षण के पहले मैंने एक स्वयं सेवी के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। और जब एक बार शिक्षण से जुड़ी तो ये कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा और सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और डिग्रियां भी होनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि बनारस और बीएचयू इन या बसंत कन्या, इन सब का जो एक मुझे इन सब से जो एक सीख मिली थी वो ये थी कि मुझे हिंदी मेरी ठीक ठाक थी, अच्छी हो गई थी, यहाँ के मुकाबले काफी ठीक ठाक थी, तो मुझे काफी अच्छे मौके मिलने शुरू हो रहे थे। लेकिन मुझे लगता था कि डिग्री मेरी उनके हिसाब से कम है, मुझे और पढ़ना है और चीजें सीखनी है। तो इस तरह से करीब 12 साल बाद मैंने बीएड में यहीं से, सिंगापुर से ही, क्योंकि तब ये लगा कि भारत जाके पढ़ना अब असंभव नहीं है, और मैंने यहीं से फिर उसके लिए फॉर्म भरा और पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने मास्टर्स किया और फिर बहुत बाद में पीएचडी तो बहुत बाद में हुई मेरी, वो तो जाकर हुई फिर। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक समय आया जब लगा कि नहीं, शिक्षा जरूरी है और आगे अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे पढ़ना होगा। ज्ञान भले ही हो, लेकिन एक स्थान भी होना चाहिए। एक आप जब किसी से बात करते हैं, आपके जूनियर पीएचडी हैं और आप सिर्फ बीए पास है, तो ये एक अपने आप में ही बड़ा अजीब सा लगता था कि भले ही उनसे ज्यादा मुझे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्तर मुझे अपने आप को थोड़ा सा वो लगता था कि शायद कहीं कम है। तो इस तरह से मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। और पढ़ाई आसान नहीं होती है जब 10-12 साल का बीच में अंतराल आ जाए, बहुत चीजें भूल जाते हैं। जो पढ़ाई की थी मैंने, बहुत सारी चीजें मैं भूल गई थी, क्योंकि 10-12 साल तक उनसे कोई वास्ता ही नहीं रहा। किताबें भी विदेशों में कम मिलती हैं अगर हम हिंदी की बात करें और चीजों की, तो तब इतना इंटरनेट भी नहीं होता था कि इतनी ज्यादा चीजें हमें नेट पे मिल जाएं। तो काफी मेहनत मुझे करनी पड़ी, कई बार कई जगहों से जाकर लाना, छोटी छोटी चीजों के लिए नोट्स बहुत बनाने पड़ते थे। लेकिन ये है कि एक बार ठान लिया था
तो फिर आगे होता चला गया। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि परिवार का एक इसमें बहुत अहम योगदान होता है, तो इस मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि परिवार का सहयोग रहा, जिस कारण मैंने जो भी जहां भी मैंने सोचा कि मैं कुछ आगे करूं, तो कभी मुझे किसी ने पीछे नहीं खींचा। ना वो आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं और ना पीछे खींचने के लिए, लेकिन हमेशा एक सहारा है कि हम हैं पीछे, जो तुम्हें करना है करो। ना तो हम कहेंगे कि तुम ये करो, ना कहेंगे कि ये मत करो। तो ये एक जो अपने आप चुनाव करना, अपने आप अगर करना है तो जब हम खुद से करते हैं तो शायद हम चीजें ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और हम कर पाते हैं। बिल्कुल सही संध्या दी, कि जैसा कि आपने भी कहा कि जब एक बार ठान लेते हैं और हिम्मत कर लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है, तो फिर आगे का ही रास्ता और आगे की मंजिलें ही दिखती हैं, जैसा कि आप अपनी मंजिल को पा चुकी। संध्या दी, एक बहुत अहम काम आप कर रही हैं कि जो वहाँ हिंदी भाषी जो युवा हैं, जो किशोर हैं, उनको उनकी संस्कृति की तरफ आप ला रही हैं, उनको हिंदी लेखन में आप प्रेरित कर रही हैं, उनको मैगजीन्स में किस तरह से आप कर पाती हैं, जबकि विदेशों में भले ही हिंदी भाषी हों, लेकिन चूंकि वो उस कंट्री का रंग चढ़ चुका होता है तो आसान भी नहीं होता है। वो सिर्फ जानते हैं कि हम हिंदी बोल ले रहे हैं, यही बहुत काफी है, इतने पर ही उनको सब्र होता है। लेकिन किस तरह से आप कर पा रही हैं, कैसे आप उनको जोड़ती हैं, किशोरों को, युवाओं को? जी, सिंगापुर में थोड़ा सा एक हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं कि यहाँ मातृभाषा का शिक्षण आवश्यक है, स्कूल में भी, मतलब 12वीं कक्षा तक। तो इसलिए जो हमारे भारतीय मूल के बच्चे हैं, वे हिंदी मातृभाषा के रूप में सीखते हैं। हालांकि मातृभाषा के रूप में वो द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं, तो बहुत अधिक तो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं ऐसा कुछ रहता है कि बहुत साहित्य सीख रहे हैं या एक बस भाषा के रूप में सीखते हैं। लेकिन भाषा के रूप में सीखने के कारण हिंदी की तरफ जुड़ाव उनका भले ही ज्यादा ना हो, थोड़ा सा रहता है। और मैंने इसीलिए पत्रिका जब मैंने निकालनी शुरू की, तो ये सिंगापुर की पहली हिंदी पत्रिका है और अभी तक एकमात्र यही है। तो इस पत्रिका में एक विशेष कोना रखा गया किशोर वर्ग के लिए, जिसको मैंने नाम भी दिया कि जो हमारे भावी मतलब किशोर हैं, उनको ही एक तरह से माध्यम बना के रखा। तो उसमें कोशिश यही होती है कि चूंकि इतने छात्र सीख रहे हैं, तो भाषा सिर्फ सीखना बोलना एक बात होती है, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं तो उससे उन्हें लगाव बढ़ जाता है। और आसान नहीं है, छात्रों से कुछ भी लिखवाना आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 10 बार, 15 बार, 20 बार उनके माता पिता से भी कई बार कहना पड़ता है कि भाई कहिए उनसे कुछ लिखें, और तब वो जाकर लिखते हैं। लेकिन जो भी वो लिखते हैं बहुत दिल की बात होती है। भाषा हो सकता है अनुवादित हो, मैं उस कॉलम को ही हिंदी के वाहक मैंने नाम दिया है। तो यही है कि हिंदी तो यही आगे ले जाएंगे ना। हम आप तो चूंकि हिंदी सीख के आए हैं, हमारी मातृभाषा रही, हम भारत से आए हैं, तो हम तो बोलेंगे ही, लेकिन जो यहाँ पैदा हुए, अगर वो हमारे वाहक बनेंगे तभी ये इस देश में रहेगी, वरना फिर हमारी पीढ़ी तक ही सीमित रह जाएगी। उसके बाद कोई बोलेगा ही नहीं, कोई लिखेगा ही नहीं। सिर्फ प्रवासी जो बाद में आते रहेंगे वही लिखते रहेंगे। लेकिन असली तो बात कही जाए तो जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ भाषा सीख रहे, जिनकी यहाँ की पैदाइश है, अगर वो कुछ लिखें अपने भावों की अभिव्यक्ति करें, भले ही बहुत उच्च स्तरीय ना हो, तो ठीक है, धीरे धीरे सुधार होता है। इसके लिए वो पढ़ते हैं। जैसे एक कार्यक्रम कराती हूँ साहित्य के खजाने से हर साल, उसमें अपने पुराने हम जो हमारे रचनाकार हैं उनको लेकर के कार्य करवाया जाता है। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने जब लिया, तो पहले साल महादेवी जी और प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त जी को लिया, पिछले साल मैथिली शरण गुप्त जी को बल्कि हमने लिया। तो उसमें बच्चे उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, कई बार उस पर वो नाटक करते हैं, कई बार जैसे निराला जी पर एक बच्चे ने नृत्य किया, कविता पर उनके बादल राग कविता पर उसने नृत्य किया। वो नृत्य इतना सुंदर नृत्य है, वो उसने अपना शास्त्रीय नृत्य उस पर प्रस्तुत किया, तो कविता उसे किसी न किसी तरह वो बादल राग याद हो गई, क्योंकि गीत के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से जब उसने उस पर अपनी प्रस्तुति दी। तो इस तरह की चीजें हम उसको उस पर नाटक, जैसे महादेवी है तो उन पर नाटक, उनके जीवन पर नाटक करवाया। इस तरह से राम की शक्ति पूजा पर 3 बच्चों ने नाटक किया।
कितनी कठिन है कविता राम की शक्ति पूजा। लेकिन अगर जब उन बच्चों ने उन्हीं में से छोटे छोटे, चाहे वो राजीव लोचन कहने की बात हो, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को उन्होंने उसमें से उठाया, जो प्रसंग थोड़े सरल थे उनको उठाया, और उठा करके वो शक्ति पूजा को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया कि किस प्रकार 108 नील कमल में एक कम हो गया तो प्रभु राम अपना नेत्र निकालने लग गए। तो और इसके बाद उन बच्चों ने इस चीज की बड़ी वो भी की कि हमें तो मतलब इतना अच्छा लगा बाद में कि अच्छा ऐसे भी हमारी रचनाओं में इतने अच्छे भाव हैं और इतनी इतिहास की इतनी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों से उनको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। और कुछ हम अपनी संस्था के माध्यम से प्रतियोगिताएं भी कराते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भी होता है और कुछ यहाँ सिर्फ यहीं के होते हैं। तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में या जो सिंगापुर के ही सिर्फ छात्रों के लिए होती है, तो एक प्रतियोगिता की जब बात आती है, चूंकि ज्यादातर हमारी संस्था से भारतीय उच्चायोग सिंगापुर और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, जो सबसे बड़ी संस्था है भारत से बाहर हिंदी की, ये दोनों का हमें सहयोग मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। और इस कारण जो प्रमाण पत्र होता है उसकी महत्ता बढ़ जाती है, उस पुरस्कार की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों संस्थाओं के मतलब हमारे उच्चायुक्त जी या महासचिवालय से जो सचिव जी हैं वो जुड़ जाते हैं। और इस कारण भी छात्रों में एक उत्सुकता बढ़ती है कि इतने बड़े बड़े अगर संस्थाओं से उन्हें सम्मान मिल रहा है तो वो क्यों ना हिंदी के लिए कुछ करे। तो इस तरह से धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास है। अभी भी बहुत छात्र नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हिंदी के वाहक आगे बढ़े, ले जाएं हिंदी को। बहुत सही, बहुत ही अच्छी बात, अच्छी चीज़ें कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, और उसको विदेश की ज़मीन पर पुष्पित और पल्लवित करना, उसको तरह तरह से उसको एक नया आयाम देना, ये मामूली बात नहीं है। और वाकई में जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिकल हम लोगों को ही लिखवाने के लिए कई बार कहना पड़ता है, और वहाँ तो चूंकि वो दूसरे ट्रैक पे वहाँ वाले चल रहे हैं, दूसरी लाइन है उनकी, दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी संस्कृति के बीच में है, तो वो इतना नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप बहुत पीछे न पड़े। और वाकई में जो पत्रिका, सोचिए एक पत्रिका है जो सिर्फ वो आप ही के जरिए निकाली हुई पत्रिका, तो आपको सैल्यूट है कि इस तरह से आप काम कर रही हैं। और नए नए तरीके से कि आप निराला पे जो भी हिंदी के हमारे कवि हैं बड़े बड़े, उनकी चीज़ों को तो शायद हम लोग भी इस तरह से नहीं कर पाए कि अच्छा उसको ड्रामेटाइज करना है, उसको नृत्य में उसको लाना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर आपको भी कितना डायरेक्शन करना पड़ता होगा, जितनी चीज़ें बतानी होती होगी, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जब बच्चे वहीं में आँख खोलते हैं, विदेश की ज़मीन पे आँख खोलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें नहीं भी जानते होते हैं, तो उसको आपको ही सही करवाना भी पड़ता होगा, पूरी तरह से आपको लगना पड़ता होगा, तब कोई भी चीज़, कोई भी पौधा जो है फलदार होता है। और एक संध्या जी, एक चीज़ ये भी कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी आप बहुत कुछ कर रही हैं। और जो लोक संस्कृति है वही एक्चुअली वही असल में हमारी मिट्टी है, हमारी जैसे कहें घुट्टी में जो चीज़ है हमारी, वो हमारी लोक संस्कृति है। और लोक संस्कृति ही लोग भूलते चले जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से वहाँ पढ़ा रही हैं? जैसे लोक संस्कृति की आपने बात की, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारी मतलब मिट्टी हमारी वही है और वहीं से हम आगे बढ़े हैं। और इस मामले में भी मैं कहूँ तो सिंगापुर में अगर इतिहास की थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, तो जब यहाँ पहले उत्तर भारतीय आए तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे, और उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव से आए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारे कुछ बनारस गाजीपुर उधर के लोग भी थे। तो ये इन लोगों के साथ जो भाषा आई वो भोजपुरी और अवधी आई। तो अवधी और भोजपुरी तो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, और वो चीजें आई। आज भी यहाँ लोग छीपा में खाते हैं, मतलब थाली की जगह छीपा शब्द का प्रयोग आज भी जो बहुत पुराने घर हैं वहां आपको सुनाई दे सकता है। तो इस तरह की कुछ चीजें तो आई। तो जब बात हुई कि हमें अपनी लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने इसी तरह की कुछ जैसे गीतों का आयोजन कई बार किया है। अभी पिछले हफ्ते ही मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को हमने अपने मंच से जोड़ा, और उन्होंने बहुत सारे सुंदर गीत और लोक संस्कृति की सुंदर बातें की। तो यहाँ जैसे कई बार हम छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम कहें तो जो चाहे होली के गीत हैं या दोहा है
या हमारा होली के समय जोगीरा, ये भी हमने करवाया था एक बार। तो इस तरह की जो गीतों के माध्यम से जो संस्कृति का एक पहलू है वो करवाने का प्रयास यहाँ हम करते हैं कि छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से उनका प्रचार हो। साथ ही जो भी हमारी सांस्कृतिक त्योहार है हमारे, जो बड़े ना भी हों, छोटे हैं, वैसे छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार है, इस तरह की चीजों पर भी ये बातचीत, चर्चा ये रखने का प्रयास करते हैं हम, ताकि ये जो हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं ये इनसे हम जुड़े रहें और इनके माध्यम से हम आगे बढ़ें, इन्हें छोड़कर नहीं। क्योंकि हम कुछ लोग जुड़े हैं जो इस संस्था से, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, और हम सबका यही है कि हमारी मिट्टी, जैसे मेरी भोजपुरी भाषा मेरी पहचान है, मैं कभी उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैं हमेशा अपनी भोजपुरी, हम 4 अगर भोजपुरी वाले मिलते हैं तो हम भोजपुरी में बतियाते हैं, हम नहीं हिंदी अंग्रेजी में बतियाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि क्यों हम क्यों दबे, हम क्यों, हमें ये लगे कि ये कम है, ये कहीं गांव की भाषा, हम क्यों, अगर हम ही उसको कम समझेंगे तो दूसरा तो उसे समझेगा ही। हमने ही छोड़ दिया उसको, हमने ही अपने समारोहों में अंग्रेजी गाने और दूसरे धुन बजाने हम ही बजाने लग गए। तो आज हम लोग जब अपना एक चाहे छोटा सा भी आयोजन करते हैं तो उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि अब चाहे ठुमरी बजे या कुछ इस तरह की चीजें बजे जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। और हमेशा हम अपने जो भी हमारा उत्सव होता है कोशिश होती है कि हम साड़ी पहने, और मतलब ऐसी ही छोटी छोटी चीजें जो एक बहुत बड़ा तो अभी नहीं इतना कर पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय लगेगा। बीच में 1-1.5 साल से कोविड आ गया तो वैसे ही काफी चीजें बंद हो गई हैं, और इस तरह से थोड़े थोड़े प्रयास जारी है लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के। और अभी इस दिशा में कई योजनाएं हैं जो कोविड के कारण रुकी हुई हैं, तो थोड़ा सा खुले तो हम यहाँ जो मंदिर है और एक भारती भवन है, एक जो सबसे पुरानी संस्था है, इस साल 100 साल उसको पूरे होंगे, वो मंदिर एक मंदिर का उनके देखरेख में मंदिर है, हम लोग का उत्तर भारतीय मंदिर है, तो उनके माध्यम से इस बार हमारा काफी योजना थी कि काफी कुछ करने की। अब कोविड अभी कितनी अनुमति देगा इसकी पता नहीं तो काफी सारी योजनाएं हमने बनाई थी, क्योंकि 100 साल उत्तर भारतीयों की किसी संस्था को इस साल पूरा हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि 100 साल पहले एक संस्था बनी यहाँ पर जो आज तक चल रही है, और उनके साथ काफी कुछ करने की योजना थी। पर वही है कि देखते हैं कितना ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या कर पाते हैं। अगस्त सितंबर तक करने की योजना है। आपकी सोच, आपकी मेहनत आपको जरूर आगे लेके जाएगी, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की बात सोचते हैं, अपनी मिट्टी की जो सौंधी खुशबू हमको सुनाई देती है तो वो बेचैन कर देती है विदेशों में भी। और ये लगता है कि नहीं, हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में, हमारे मुल्क की, हमारे देश की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है वो हर चीज में हमको आनी चाहिए। तो आप उसी सौंधी खुशबू की तलाश में और सौंधी खुशबू की महक को गुंजायमान कर रही हैं उस सरजमीन पर, सिंगापुर की जमीन में। आपने बल्कि हिंदी में जो कुछ है, आप जो चीज़ें कर रही हैं, जिस तरीके से आप भारतीय भाषाओं की अध्यक्ष वहाँ पे हैं, पत्रिका आप मैगजीन निकाल रही हैं, उसका आपने संपादन किया है, और एक संस्था भी है संगम नाम से आपकी जो सिंगापुर में। इसके अलावा आपने जो किताबें जो लिखी हैं वो कितनी कारामद थी, कितनी यूजफुल हो रही हैं, क्योंकि वो किताब सिर्फ वहाँ के यूनिवर्सिटी में जो 2 यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी ही दोनों किताब चल रही है। तो किस तरह से यूजफुल, और आपको कैसे आया कि मुझे किताब लिखना है? हालांकि आप सीखने के लिए हिंदी तो हिंदुस्तान से भी किताब आप मंगवा सकती थी, लेकिन आपको कैसे आया कि नहीं, इनके अकॉर्डिंग तो मैं ही लिख सकती हूँ? कुछ आपके दिमाग में, कुछ आपके जहन में इस तरह की चीजें आई होंगी। बहुत समय लगा शबनम जी उन किताबों को करने में, और कई वर्षों की मेहनत लगी, क्योंकि हिंदी हम लोगों ने साहित्य के रूप में भारत में पढ़ाई की थी। बीए में भी हिंदी थी, फिर मेरा मास्टर्स भी हिंदी में है, पीएचडी भी की मैंने, लेकिन वो ज्यादातर हमने साहित्य सीखा, भाषा विज्ञान नहीं सीखा था। और जब मुझे यहाँ पहले शुरुआत मैंने जैसे कहा कि मैंने स्वयं सेवक के रूप में की, और वहां फिर मैं उप विभाग अध्यक्ष बनी हिंदी सोसाइटी ऑफ सिंगापुर। इस समय मैं वहां की उप सचिव हूँ वॉलंटरी बेसिस पर, और उस संस्था में करीब 4-4.5 हजार छात्र हैं जो हिंदी सीख रहे हैं, और वहां से मैंने शुरुआत की। फिर मैं अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में गई, जहां मैं सभी
आधुनिक भाषाओं की विभागाध्यक्ष बनी। कई साल वहां काम किए और उसी दौरान मुझे विश्वविद्यालय में पहले अंशकालीन रूप में कार्य करने का मौका मिला और फिर बाद में दूसरा विश्वविद्यालय यहाँ जो है उसने हिंदी शुरू करने की बात की और वहां भी यही मुझे ही सौभाग्य मिला कि मैं वहां हिंदी भाषा कार्यक्रम उनका अंशकालिक रूप से ही शुरू करूं। तो इस तरह से मैं 2 जगह अंशकालिक रूप से कार्य कर रही थी। फिर मैंने वो सब छोड़ करके और फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैं जो यहाँ का मुख्य विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर उसमें मुझे ये ईश्वर का महादेव का वरदान था कि उस समय ही वहां जगह खाली हुई और मुझे ये मौका मिला और आज मैं वहीं पर वहां 2 भारतीय भाषाएं सिखाई जाती हैं, हिंदी और तमिल, और दोनों की देखरेख मैं करती हूँ। तो जब मैं पार्ट टाइम रूप से ही कर रही थी, अंशकालिक रूप से, तो कुछ किताबें हम इस्तेमाल करते थे सिखाने के लिए, लेकिन कई बहुत अच्छी थी। किसी भी हर चीज में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाई होती है, लेकिन लगा कि जैसे कुछ और बेहतर सिखाने के अनुभव के दौरान जब मैं वर्कशीट्स बनाती थी या चीजें करती थी तो लगता था कि नहीं, इस चीज को और इस तरह से सिखाती, किताब में अगर इस तरह से होता तो ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ आता। मतलब बच्चे नहीं, वो तो बड़े हैं, लेकिन मैं बच्चे ही कहती हूँ। और कई बार होता है क्या कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, उसको हम बहुत गीता की तरह कह लीजिए, कुरान की तरह कह लीजिए, बाइबल की तरह कह लीजिए, उनको हम लेकर के अगर उसमें जो है वो सबसे मुख्य है, बाकी चीजें जो ऊपर से मिल रही हैं अच्छी बात है। तो ये इस तरह से लगा कि इनको धीरे धीरे कुछ मुझे इस पर कार्य करना चाहिए और 2-3-4 साल मुझे लगे उन 2 किताबों के कार्य करने में। और पहले तो एक खाका बनाया, फिर उस पर और कितनी बार उसको ठीक करने के बाद अभी भी वो ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, अभी भी उसमें सुधार की बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि अब जब उस तरीके से पढ़ाती हूँ तो अभी लगता है कि अब ये और जोड़ दूंगी, जब अगला एडिशन इसका निकलेगा तो इसमें और ये जोड़ दूंगी। तो इस तरह से मुझे विदेशी भाषा के रूप में, क्योंकि वो मेरे लिए भी नया था, जब मैंने यहाँ सिखाना शुरू किया सबसे पहले तो मुझे भी मैं सिर्फ एक क्लास पढ़ाती थी उस समय, एक ही स्तर को पढ़ाती थी, लेकिन मैं हफ्ते में 3-4 दिन जाकर के बैठती थी दूसरे स्तर की कक्षाओं में। तब एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर थे जो हिंदी सिखाते थे विदेशियों को, तो उनकी कक्षाओं में मैं जाकर बैठती थी रोज शाम को। और बल्कि कई लोग कहते थे तुम पागल हो, कितना समय तुम बर्बाद करती हो, 2-2 3-3 घंटे तुम बैठी रहती हो। मैंने कहा मुझे सीखना है, ऐसे ही नहीं पढ़ाना है। बिल्कुल मैं साहित्य पढ़ा रही हूँ दूसरे विद्यालयों में और चीजों में, लेकिन ये जो चीज है मेरे लिए नई है, ये मैं ऐसे ही नहीं सिखा सकती। क्योंकि जब कोई पूछ देता है कि ऐसा, हम तो ऐसे बोलते हैं, ये कह के मैं नहीं निकल सकती ना कि हाँ हम तो खा लिया बोलते। क्यों खा लिया बोलते, क्यों नहीं खाया ही होगा, यहाँ पर क्यों खा लिया होगा, आ गया क्यों होगा, क्यों नहीं सिर्फ आया होगा। तो ये चीजें हम क्यों वहां पर यही होगा ये नहीं होगा, इसके लिए वो परख होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे जब आप किसी विदेशी भाषी को पढ़ाते हुए या उनसे जब सीखते तो वो क्योंकि वो वहीं अटक जाते थे। और कई बार मैं भी उनकी मदद करती थी, क्योंकि मैं मातृभाषी हूँ, तो मैं कई बार, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था कि कक्षा में कोई एक नेटिव है जो कहीं वो रुक जाते हैं, कोई वाक्य संरचना गलत हो जाती है तो कोई है जो उनके साथ फिर आ जाता है। तो इस तरह से करके करीब 1.5 साल तक मैं लगातार बैठती रही और तब काफी कुछ सीखा। और वहीं से जो काफी चीजें जो सीखी, और फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लगा नहीं, इसको और इस तरह से करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जोड़ते 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 कई वर्षों तक फिर किताब का रूप लेना उसने शुरू किया। और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि दोनों विश्वविद्यालय जो यहाँ जहाँ हिंदी सिखाई जा रही है, दोनों में वही पुस्तक मुख्य पुस्तक के रूप में लगी हुई है। और दोनों में, और दोनों मतलब एक तो मैं ही हूँ एक जगह जहाँ मुख्य रूप से, दूसरे विश्वविद्यालय में भी जो है उनको भी वो पुस्तक बहुत पसंद है कि इससे पढ़ाना आसान है और सिखाना आसान है भाषा। तो इस तरह से इसका प्रारूप हुआ। हालांकि मैंने कहा कि सुधार उसमें अगले एडिशन में जरूर सुधार होगा, कुछ और चीजें जुड़ेंगी। संध्या जी, ये हकीकत है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल था, कि मुश्किल काम है, क्योंकि हम जब दूसरे को जिनकी भाषा नहीं है उस भाषा को हम सिखाते हैं तो पता चलता है कि उसको ये समझ में ज़रूर आता है कि यहाँ पे अच्छा खाया है, अभी तो उन्होंने खा लिया कहा, तो ये खा लिया क्या है। तब फिर आपको सोचना पड़ता है, वो कभी कभी हम लोगों को भी नहीं समझ में आता कि अच्छा यहाँ पे ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे कैसे। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं,
उन लोगों के थ्रू, तो फिर हम उनके अकॉर्डिंग हमको बुक लिखने में भी आसानी होती है कि नहीं यहाँ यहाँ इन चीज़ों को हमें करना होगा, कि नहीं बताना होगा ग्रामेटिकली ये है, और जब जो बोलचाल की भाषा है, जो घरेलू भाषा है वो ये है, और जब ये बाहर की भाषा, बाजार की भाषा ये है, तो वो समझाना पड़ता है। तो उससे बहुत सी चीज़ें अपनी भी सही होती है, जो हम लोग बचपन से एक तरह की चीज़ें बोलते आ रहे हैं, और ये कभी ये नहीं सोचा कि ये सही है कि नहीं। लेकिन वो जब नया बंदा सीखता है तो वो उस पर क्वेश्चन करता है कि हमने तो ऐसा देखा, ये है, ये क्या है जो आप इस तरह की चीज से बोल रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है जिसको आपने किया और बीड़ा उठाया और एक बुक के, दो बुक के शक्ल में सामने आई, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप इसके अलावा जो है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो लोग हैं, जो उसके अधिकारी हैं, है ना, उन लोगों को भी आप हिंदी सिखा रही हैं, तो उन लोगों को क्या किस तरह की जरूरत पड़ती है? क्या वो लोग वहीं के होते हैं, या यहाँ वाले तो जानते ही होंगे, तो उनको क्या जरूरत पड़ती है कि आपको उनके लिए भी एग्जाम्स लेती हैं, उनको हिंदी सिखाती हैं? हिंदी इस पे सीख तो नहीं रहे हैं, उनकी मैं हिंदी एग्जामिनर ज्यादातर रहती हूँ, तो उसमें वही यहीं के लोग हैं, और वो हमारे विश्वविद्यालय या हिंदी भाषी अगर वो है, तो हम जो यहाँ मैंने मंत्रालय हैं, कई मंत्रालय, जैसे होम अफेयर्स हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो इस पे कुछ अधिकारी चाहिए होते हैं जो जिनको कई भाषाएं आती हैं, और उनकी वो भाषाएं वो बरकरार है स्तर या नहीं है, इसकी जांच हर साल, हर दूसरे साल होती है। क्योंकि भाषा ऐसी चीज है, अगर आप ना बोलें तो वो अगर आपकी मातृभाषा नहीं है तो धीरे धीरे उसका स्तर कम हो जाता है। तो इसलिए ये स्तर बरकरार रखने के लिए उनकी जांच होती है, जो मैं करती हूँ। और उसके बाद अगर जब उन्हें लगता है कि हाँ, उनके कुछ अधिकारियों को फिर से भाषा सीखने की जरूरत है, तो हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से कक्षाएं भी आयोजित करने की व्यवस्था होती है। तो वो फिर उन कक्षाओं में आते हैं और सीखते हैं। तो इस तरह से वहां होता है। ऐसे ही पीपल्स एसोसिएशन है यहाँ सिंगापुर की, जो कि जिनकी टैलेंट सर्च कमेटी में भी मैं हूँ। तो वो जब भाषा शिक्षकों का चुनाव करते हैं, तो क्या मानदंड होना चाहिए उसका उसमें भी वो मेरी राय लेते हैं। और मतलब हिंदी और तमिल की मैं बात कर रही हूँ, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वहां उनसे भी वो वहां अगर वो जहां वो अटक जाते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट पर, प्रमाण पत्रों पर नहीं समझ आ रहा है उन्हें, तो चाहे उनका डेमो लेना हो, चाहे उनसे बातचीत करनी हो, ये सारी चीजें वो मैं ही एक फिर उनको लिख कर बाद में देती हूँ कि हाँ, ये जो भी आपका ये था कैंडिडेट, वो उसने ये चीजें ऐसे की हैं, ये ऐसे की है, तो उसके हिसाब से। तो इस तरह से कई जो यहाँ की सिंगापुर की संस्थाएं ने, मैं कहूंगी मंत्रालय और इस तरह की चीजें हैं, वहां भी चूंकि हिंदी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन संख्या भले ही कम हो, लेकिन जरूरत होती है। तो जब चूंकि मैं विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये मौका मुझे आसानी से मिलता है, और मैं इसके माध्यम से ये सारे कार्य करती हूँ। और ये अच्छी बात है कि हिंदी को मुझे देख के अच्छा लगता है कि यहाँ के मंत्रालयों की बात हो, या वो कई चीनी, मलय, तमिल, वे लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं और विदेश सेवा या गृह मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर एक तरह से अपनी भाषा पर और गर्व महसूस होता है। तो सही बात है कि अपनी भाषा, लगता है कि विदेशी की जबान से जब हम अपनी भाषा को सुनते हैं तो गर्व तो होता ही है कि इस तरह से ये हिंदी बोल रहे हैं, और खासकर अगर हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होता है उनको सिखाने में, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। संध्या जी, जो आपने अभी एक लोक संस्कृति को बढ़ाने की जो वहाँ पे आपने शुरुआत की है कि हम लोक संस्कृति को बढ़ाएं, तो लोक संस्कृति में किस तरफ की लोक संस्कृति, क्योंकि किस तरफ की, किस जगह की लोक संस्कृति को आप वहाँ पे बढ़ा रही हैं, वो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि ये मुझे जाना, क्योंकि लोक संस्कृति हर प्रदेश की, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हर प्रदेश की लोक संस्कृति अलग है। तो आप चूंकि यहाँ से बहुत लोग गए हैं, आपने जैसे बताया, तो किस प्रदेश की, किस जगह की, खासकर किस इलाके की लोक संस्कृति को आप लेकर चल रही हैं वहाँ पे? जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग वहाँ भारत से, उत्तर भारत से यहाँ आए हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो इन पिछले 100-200 सालों में एक तरह का हमारे जो बच्चे, अब आगे आने वाली पीढ़ी है, धीरे धीरे उनका भारत से आना जाना कम होता जा रहा है।
अब जैसे मैं तो भारत से हूँ, तो फिर भी मेरे परिवार का थोड़ा सा भारत से अभी भी संपर्क है, क्योंकि मेरे पति मेरे यहाँ के हैं, लेकिन मैं भारत से हूँ। लेकिन अगर मेरा भतीजा है, अगर उसकी शादी यहीं की लड़की से हुई है, तो उनका तो भारत से बिल्कुल संपर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लड़की भी यहीं की है, भतीजा भी मेरा यहीं का है, तो वो दोनों क्यों भारत जाएंगे? घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और उनका मकसद नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे वो घर में, चूंकि विदेश है, यहाँ अंग्रेजी एक तरह से मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का प्रभाव बहुत हावी है, और अंग्रेजी के साथ ही अंग्रेजियत भी आ गई। अंग्रेजी भाषा से तो सही बात है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत जो है वो भी प्रभावी हावी होने लग गई है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी लोक संस्कृति है वो छूट जाती है, वो छूट रही है। और इसमें आपने जो बात की कि किस प्रदेश की, तो लोक संस्कृति पूरे भारत की, हमारा उद्देश्य पूरे भारत की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारा जो अभी समूह है उसमें हम ज्यादातर लोग उत्तर भारत के इसी बेल्ट से हैं, बनारस वाले बेल्ट से कह लीजिए, कुछ पंजाबी बेल्ट से लोग हैं, जो पंजाब और दिल्ली और हरियाणा उसके आसपास के हैं। तो अभी, और कुछ राजस्थान के हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग हैं वो 3 उससे हैं। तो ज्यादा अगर कहूं तो थोड़ी सी बायस्ड जरूर मैं उत्तर अपने अपने बनारस बेल्ट की तरफ के लिए हूं अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य तो हर क्षेत्र की जो अच्छी चीजें हैं, जो चीजें आगे एक विरासत के रूप में जानी चाहिए, उनको बढ़ाने का उद्देश्य यही है। फिलहाल ज्यादा काम हम अपने उत्तर प्रदेश क्योंकि और बिहार उसको बढ़ाने का ज्यादा कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि बाकी सभी की संस्थाएं हैं यहाँ, बहुत मराठी मंडल है, दूसरे सिंधी एसोसिएशन है, गुजराती एसोसिएशन है, जो अपनी संस्कृति को काफी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश वाले खास करके पता नहीं क्यों अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते और करवाते रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी हम लोग थोड़ा सा इस दिशा में ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन हाँ, पूरे भारत के लिए, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे छात्र दक्षिण भारत से आते हैं, तो मैं उन चीजों को भी हमेशा प्रोत्साहित करती रहती हूँ, उनकी संस्कृति को भी हमेशा। हालांकि यहाँ सिंगापुर में वैसे भी तमिल संस्कृति काफी बढ़ी हुई है, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी जो एक अपना बनारस बेल्ट है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट आप कह लीजिए, उस दिशा में अभी फिलहाल ज्यादा हम काम करने की हमारी योजनाएं हैं। और इसका कारण मुझे अपना परिवार भी नजर आता है, क्योंकि हम लोगों का परिवार भी कहीं ना कहीं चीजों से पीछे छूट रहा है। और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो शादियां आजकल अंतरजातीय विवाह बहुत प्रचलित है, हर घर में हो रहा है। कोई बुराई नहीं है, 2 संस्कृतियां बल्कि जुड़ती हैं आपस में, लेकिन उसमें कई बार एक संस्कृति ज्यादा हावी हो जाती है और दूसरी छूट जाती है। तो छूटने में अगर हमारी उत्तर भारतीय संस्कृति छूट रही है, तो थोड़ा सा उसका अफसोस होता है, और लगता है कि उन चीजों को भी बरकरार रखने की जरूरत है। तो हम कुछ 2-4 बुढ़िया मिलकर के ये काम करें, तो आगे आगे करते रहेंगे फिर। सही बात है कि जो संस्कृति छूट रही है, जो हमारे बच्चे अंग्रेजियत में बिल्कुल मुलविस हो चुके हैं, उनके ऊपर अंग्रेजियत का मुलम्मा चढ़ चुका है, तो वो तकलीफ तो होती है कि नहीं, आप अंग्रेज बनिए लेकिन अंग्रेजियत ना आने पाए आप में। तो इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि जब कई पीढ़ियों में और फिर वहीं पे शादियां होने लग जाएंगी, तो जैसे आपका, तो आप इंडिया, आप यहाँ से हैं, हस्बैंड आपके वहाँ से हैं, तो इससे ये ठीक रहता है कि आप दोनों संस्कृति को बच्चे आपके सीख रहे हैं और उनका बनारसीपन भी उनमें आया हुआ होगा, क्योंकि घर में एक बनारसी अंदाज, बनारसी चीज़ें तो ज़रूर होंगी। लेकिन जब कई पुश्तों के बाद जब वहीं के में ही शादियां होने लगेंगी, तो यकीनन वो सिर्फ घूमने आएंगे कि हम चले अपने पुरखों की ज़मीन देखने कि कहाँ पे रहते थे, सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा। तो आप लोगों की तो विदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अपनी संस्कृति को हम कैसे बचाएं, कैसे हम हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको बचाने का भी आप विदेशों पर, जो विदेश के सरजमीन पर रह रहे हैं, उनके कंधे पर ये बहुत बड़ा भार है। और अब उसमें आप बखूबी आप अपना एक योगदान दे रही हैं। संध्या जी, आप बनारस से हैं, बनारस आपकी मातृभूमि है,
यहीं से आपकी स्कूलिंग हुई, यहीं पली बढ़ी हैं, तो यकीनन आपको लगाव भी जब भी झुकेंगी तो हिंदुस्तान की तरफ झुकेंगे और हिंदुस्तान में बनारस की ही तरफ झुकेंगी। तो बनारस की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे कि जब भी आप ये सब लॉकडाउन और पैंडेमिक जब ये ख़त्म होगा, तो उसके बाद ऑफ़लाइन जब चीज़ें शुरू होंगी, एक्चुअल चीज़ें अभी तो हम लोग सब वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कोरोना ने हमको वर्चुअल स्टेज भी दिया है, तो ये भी चलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बनारस की जो परंपरागत चीज़ें हैं, पारंपरिक गीत हैं, उस पर आप एक वर्कशॉप ज़रूर करिएगा। मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूँगी और यहीं के जो वोकलिस्ट हैं, मैं उनको लेकर आऊँगी और इस तरह से चीज़ें वहाँ पे होंगी, तो उनको ये लगेगा कि अच्छा बनारस में इस तरह कि इस टाइम जैसे होली का टाइम है, होली, ठुमरी, चैती, दादरा, अब चैत का वक़्त आएगा इसके बाद, तो इस तरह से जब ये अच्छा चैत है, उसमें इस तरह से कटाई होती है, इस तरह के हमारे अन्न में कौन चीज़ से चैत के टाइम में होता है, तो सब कुछ उनको पता चलेगा और एक चैती किस तरह से वहाँ पे गाया जाता है, चैती का मकसद क्या है, होली के बहुत सी धुनें हैं और बनारस में तो 64 तरह की धुनें हैं, पारंपरिक धुनें हैं और इसको मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे जो बच्चे जो है नृत्य में है, संगीत में है, तो पारंपरिक धुनें जो है मालूम हो और ये सिर्फ बनारस में ही 64 तरह की पारंपरिक धुनें हैं। बिल्कुल तो सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि बनारस में जो ये है वो बाकी कहीं नहीं मिलता है और इस चीज की हमें एक कहते हैं ना महत्ता समझनी चाहिए और उसे आगे और बिल्कुल ईश्वर ने चाहा और महादेव ने चाहा और चीजें ऑफलाइन शुरू होगी तो हम जरूर इसमें इस पर कार्य करेंगे और यहाँ के बच्चे जो है वो सीखें, सीख कर आगे बढ़ाएं, यही बढ़िया है, यही अच्छा होगा। आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी ये लगे, आपके भी बच्चे जाने कि ये हमारी जो परंपराएं हैं, जो पारंपरिक गीत क्या होते हैं, उनको ये भी कि हमारे ये 16 जो संस्कार हैं, तो वो क्या संस्कार हैं, इन संस्कार में कैसे सब गीत संगीत का क्या रोल है, इस तरह का मैं चाहूंगी कि आप एक वर्कशॉप करिए, एक प्रोग्राम करिए, ताकि इसमें इस तरह से चीजें हम लोग बनारस से लेकर वहां पर पहुंचे और ये लगे कि नहीं बनारस की संस्कृति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति यहाँ पे आई हुई है और बाकायदा इस पर काम हो रहा है और संध्या सिंह जी ने इस पर बहुत ज्यादा किया है, तो एक चीज होगा, उनमें एक जागरूकता पैदा होगी कि ये है संस्कार, 16 संस्कार हमारे। क्योंकि अक्सर बच्चों से अगर हम लोग गिनवाएं कि ये 16 संस्कार होते क्या है, तो हमारे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ये 16 संस्कार क्या, और 16 संस्कार में गीत कैसे होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे कि क्या गीत होंगे। तो इस तरह से हर संस्कार के गीत है, में 64 प्रकार के यहाँ पे गाए जाते हैं, 64 प्रकार की पारंपरिक धुनें हैं बनारस में। तो इन सब चीजों को मैं ये चाहूंगी, ये धरोहर है संध्या जी, ये धरोहर है बनारस का, ये बनारस की ये काशी की धरोहर है, इस धरोहर को मैं सिंगापुर में भी ले जाना चाहती हूँ और आपके जरिए मैं चाहूंगी कि ये धरोहर और जितना कुछ भी ये बनारस और इसका हो सकेगा मैं उसमें आपके साथ साथ हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ेगा मैं जरूर अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगी, जो हमारी बहुत ही रिनाउंड वोकलिस्ट हैं बनारस की, मैं उनके साथ आऊंगी। आप देखिएगा, आप सुनिएगा, आपके बच्चे, आपकी यूनिवर्सिटी में जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो सुनेंगे कि अरे इस तरह से गीत होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह से जुड़कर काम करेंगे। बिल्कुल, कला महोत्सव भी यहाँ होता है, उसमें भी अभी चूंकि वही 1.5 साल से तो सब बंद है, नहीं तो एक कला महोत्सव यहाँ होता है और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि इस तरह की चीजें यहाँ आए, जो हमारी असली जड़ें हैं, असली विरासत है, वो आए और वो चीजें यहाँ लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज महिला दिवस सप्ताह आप मना रही हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये विचार क्यों आया कि महिला दिवस सप्ताह मनाया जाए, एक दिन ना मनाया जाए? हाँ संध्या जी, हमेशा सब चीज जैसे मदर्स डे है, माँ हमेशा सबके लिए बहुत अहम होती है और हर पल वो उसके लिए पूजनीय है, लेकिन जैसे त्योहार होते हैं, आप हर दिन होली खेलिए, आप हर दिन पापड़ बनाइए, लेकिन होली के दिन जो चीज होती है वो एक अहमियत रखती है। और दूसरी बात कि इसमें कुछ चीजें भी हम लाना चाहते हैं कि हम बहुत सी चीजें कि जैसे आप लोगों को हम लेके आ रहे हैं, ये पता चलता है कि नहीं महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं, हम उसको बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं
ताकि एक चीज भी आए, समाज में आए। और जो कुंठित हो रहे हैं, जो स्त्रियां, जो नारियां, जो महिलाएं कुंठित हैं, जो परेशान हाल हैं, जैसे आपकी किसी 12 साल के बाद आपने पढ़ाई शुरू की, आपसे न जाने कितनी लड़कियां इंस्पायर होंगी और वो फिर शुरू करेंगी। तो कुछ दिन खास होते हैं, शायद इसलिए भी मैं इन सब चीजों को बार बार दोहराती हूँ इन दिनों में, ताकि फिर कोई चीजें रिवाइव हो, क्योंकि रिवाइव होने के लिए भी बहुत जरूरी है कि इन दिनों को, कुछ दिनों को चुना जाए। और वरना जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो हमेशा ही करते रहेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल डे होते हैं तो स्पेशल बातें होती हैं, स्पेशल लोगों को हम लोग लाते हैं। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे आपने कहा कि अलग अलग महिलाएं अभी 7 दिन, मैंने वही कहा कि वुमेन्स डे नहीं बल्कि आप पूरा सप्ताह मना रही हैं, तो कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई महिला डॉक्टर है या इंजीनियर है या बिजनेस वुमन है वही हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकती है, या हम उसी से कुछ सीखते हैं या समझते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं अपना परिवार अच्छे से संभाल पा रही हूँ और अगर मैं उनके साथ अच्छे से चल पा रही हूँ, तो वही एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जो एक मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हम सब एक नारी सशक्तिकरण की जो मिसाल और मशाल लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसमें परिवार छूट रहा है। और मैं बहुत नजदीकी से कई चीजें देख रही हूँ इसमें, कि आगे तो बढ़ जा रहे हैं हम, लेकिन परिवार छूट जा रहा है, कई रिश्ते छूट जा रहे हैं। मैं उस चीज को, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है किसी को बुरी लगे, मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगूंगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि वो फिर आगे बढ़ना अधूरा है, वो भी पूरा नहीं है। हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का दायरा अलग होता है, हर किसी के लिए प्राथमिकताएं अलग होती हैं। लेकिन अगर मैं भी आई थी और मैंने उस समय सिर्फ यही ठान लिया होता कि नहीं अभी बस मुझे जाना है बनारस और पढ़ना है वापस, या मुझे, तो शायद हो सकता है मैंने अपनी पढ़ाई पहले ही पूरी कर ली होती, अपनी चीजें पहले ही पूरी कर ली होती। लेकिन जो आज मेरे आसपास है, मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, बच्चे हैं, मेरी सास मेरे साथ रही, बहुत इतने लंबे समय तक बिस्तर पर रही, वो चीजें शायद छूट गई होती। तो ठीक है, 12 साल, 10 साल, 15 साल का भी गैप आया तो मुझे उसका आज अफसोस नहीं होता है। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं होता है। मुझे लगा हर चीज का समय होता है, शायद वही समय था और मौका जब मिला तो मैंने वो काम किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे छोड़ दिया फिर। तो वही है कि आप, और जो महिला एक आज हम समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं कई चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए उनको ये लगता है कि सिर्फ एक लक्ष्य उनका कार्य, बिल्कुल जरूरी है, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल जरूरी है, दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। लेकिन एक अगर पीछे से सहारा हो और उसको भी एहसास हो कि आपकी अहमियत है, तो मुझे लगता है रास्ते आसान हो जाते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं, सीखना आसान हो जाता है, अपनी मंजिल के लिए काम करना आसान हो जाता है। मंजिल तो आसानी से किसी को नहीं मिलती है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक रास्ता आसान हो जाता है, लगता है कि हाँ कर सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि वुमेन्स डे पर ये जरूरी है कि सिर्फ हम एक सोच ना रखें, बल्कि हर उसका दूसरा पहलू भी देखें कि कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ भी धीरे धीरे पाए जा सकते हैं। थोड़ी कच्छप गति रहेगी तो जाना कहाँ है, रहना यही है, 70-80 साल तो जीना ही है, तो थोड़ी बड़ी उम्र में कुछ बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही कहा संध्या जी। और मैं, आपने गौर किया होगा या आप अभी फिर देखिएगा रिवाइंड करके सारी चीजों को जो मैं 1 मार्च से लेकर आ रही हूँ। तो 1 मार्च से मैं उन्हीं महिलाओं को लेकर आ रही हूँ जो घर गृहस्थी वाली भी है, जो अपने परिवार को भी सही, इसलिए मैं फिर पूछती हूँ कि आप घर, परिवार और अपनी नौकरी में किस तरह से सामंजस्य बैठाती हैं। मेरा हर से यही क्वेश्चन होता है। तो इतनी खूबसूरती से वो बताती हैं, तो मुझे लगता है कि ये सैल्यूट के काबिल हैं। और जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि नहीं नौकरी वाली लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, वो परिवार को नहीं पाल सकती हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकती, वो सब करती हैं और इतने अच्छे से। और फिर हम परिवार को तोड़ करके हम सिर्फ अपने जो हमारा टारगेट है कि हमको आगे बढ़ना है, ये इसको आगे बढ़ना नहीं बोलते हैं। कहते हैं ना कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को
तो इस आंचल से एक परचम बना ले तो अच्छा है। तो इस तरह से परचम हमारे माथे पे जो आंचल है वो यकीनन ये परचम बने, लेकिन उस परचम में सारे लोग सिमटे रहेंगे, तभी हकीकत में ये परचम भी खूबसूरत होगा। और मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मेरा मकसद भी यही है यहाँ पे कि मैं ऐसी ही महिलाओं को लेकर आ रही हूँ जो हर तरीके से वो रिच है, हर तरीके से वो रिच है। इसीलिए मैंने भी इस बात को दोहराया। नहीं, परिवार में अभी कल जो है बीएचयू में की बहुत ही मशहूर डॉक्टर नीति सिंह जी आएंगी, उनका भी यही है, उनसे भी यही क्वेश्चन होगा कि किस तरह से आप दोनों जगह मैनेज करती हैं। और डॉक्टर की लाइफ तो आप जानती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से वो अपने बच्चे को भी वक्त देती हैं, हस्बैंड को भी वक्त दे रही है, अपने परिवार को देख रही, उनके साथ भी सास ससुर हैं, सारी चीजें वो कर रही हैं। तो बल्कि मैं पूछ भी रही थी कि आपको कोई रिलैक्सेशन हुआ कि भाई बीएचयू में नौकरी है, उनको सुबह 8 बजे जाना होगा? बोले नहीं, घर में तो सिर्फ मैं गृहिणी हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं। तो हम सब घर में सिर्फ एक गृहिणी है और उसको परिवार लेकर चलना बहुत जरूरी, यही तो हमारे संस्कार हैं कि हम परिवार लेकर चलें, वरना ये हाँ वो संस्कार नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का संस्कार है, हिंदुस्तान की मिट्टी, भारत की मिट्टी ये नहीं कहती है कि हम परिवारों को तोड़ते हुए चलें, हम परिवार को समेट कर चलें, हम परिवार को भी वक्त दें। और पैंडेमिक में ये कहा गया है कि कितने जगह के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा, इंस्टीट्यूशन की जो प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत ब्लेस्ड हैं, ये पैंडेमिक भी कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ब्लेस्ड कर रहा है कि हम लोग अपने परिवार को टाइम दे पा रहे हैं। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, खूब अच्छा टहलिए, घर में ही जो भी इंजॉय करना हो करिए, क्योंकि आज आपको वक्त मिल रहा है कि अपने परिवार को पूरी तरह से वक्त दे पा रहे हैं। और लोगों ने दिया, जितनी वर्किंग वुमेन है सब लोगों ने अपने घरों को काफी वक्त दिया। और मुझे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, हाउसवाइफ की भी अपनी एक जिंदगी होती है, लेकिन जिस खूबसूरती से ये वर्किंग वुमेन जो है अपने घर को चला लेती हैं, उतनी खूबसूरती नहीं आ पाती है उनके जिंदगी में। ये मैंने देखा है, बहुत देखा है। तो इस तरह से आप लोगों को भी सैल्यूट है कि इस तरह से आप लोग कर रही हैं, और घर बाहर सारी चीज़ों को। और हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान जो है एक कुटुंब है, हम लोग क्या कुटुंब में रहने की बात की गई है, परिवार से हटकर रहने की बात नहीं की गई है। और यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी जीनत है, यही हमारी 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 सौंदर्यता है, यही हमारा सौंदर्य है कि एक बेटी का फर्ज जो होता है वो मुझे निभाना है, एक बीवी का फर्ज है वो निभाना है, एक माँ का फर्ज है वही निभाना है। तो इस तरह से हमको हर फर्ज को लेकर चलना होगा। ये नहीं कि हमारा एक टारगेट है कि हमको ये करना है और हमको बहुत पद्मश्री मिल जाए, ये मिल जाए और उसी में हमारी जिंदगी चल रही है, ये नहीं कहता। सबके अपने में फर्ज है जो हमको करते हुए आगे बढ़ना है। तालीम हमको यही शिक्षा देती है, ये जो है ये हमारे एजुकेशन हमको यही चीज सिखाता है। और अगर हमारी एजुकेशन में अगर हम परिवार तोड़कर चलेंगे तो यकीनन हमारी एजुकेशन में खामी है। तो संध्या जी, हम इस तरह से ही लोगों को लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद भी इसी तरह के ही होता है कि हम जुड़कर चले, मिलकर चले, प्यार से चले, हमारा घर परिवार चलता रहे। और संध्या जी, अब काफ़ी आपका मैंने वक्त लिया है, और कोई अहम चीज़ जो आप कर रही हैं वहाँ पर, क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हैं। और एक चीज़ मैं एक बार फिर आपसे कहते हुए फिर आगे बढ़ना चाहूँगी अगले सवाल की तरफ, कि मैं आपके साथ मिलकर जो बनारस की संस्कृति को और सिंगापुर से मैं जोड़ना चाहूँगी। इस पर हम लोगों का अपना एक प्रोजेक्ट होगा, हमारा अपना एक काम होगा। मैं यही की चीज़ों को वहाँ पर लेकर हम लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस पे आप बिल्कुल, खास और ध्यान ये दीजिएगा, हम लोग जरूर करेंगे। इस पर जरूर हम आगे काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मैं सिंगापुर संगम पत्रिका का संपादन करती हूँ, और साथ ही संस्था है, तो ये इसके साथ ही हिंदी सोसाइटी ऑफ सिंगापुर, वहां भी मैं उपसचिव हूँ, कई और माध्यमों से जुड़ी हुई हूँ। तो ये कार्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए है, सिंगापुर में हिंदी के प्रचार प्रसार, और जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारा साहित्य है। और साहित्य में हम लोग हर साल एक कार्यक्रम जरूर करते हैं जिसमें अपने पुराने साहित्यकारों को याद करें। तो इस तरह की चीजें साहित्य, संस्कृति और भाषा के लिए हो रही है। काम मेरा वैसे विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षक का है, तो मैं हिंदी को विदेशियों को सिखाती हूँ, विदेशी भाषा के रूप में। तो मेरे छात्र चीनी, मलय, तमिल, अन्य भाषी, अंग्रेज, अन्य भाषी हैं, और उन्हें सिखाने का, जैसे मैंने अभी कहा, कि एक अलग तरीका है, एक अलग चुनौती है।
और ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे हम लोग खुद भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी काफी समय हो गया तो कुछ चीजें जरूर पहले से बेहतर है। और सिंगापुर छोटा सा देश है लेकिन सांस्कृतिक विविधता बहुत है, प्रजातीय जो भिन्नता है काफी है, इसलिए यहाँ ये सब मौके हमें मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रजातीय जब भिन्नताएं होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताओं वाला देश है, तो हर संस्कृति को एक सम्मान मिलता है। दूसरी चीज है यहाँ महिलाओं को बहुत आजादी है, तो ये भी इसीलिए कई बार जैसे मैं कहती हूँ, जब स्त्री विमर्श की बात आती है तो मैं हमेशा उस पर मेरे विचार अलग होते हैं, क्योंकि मुझे कभी उसका सामना नहीं करना पड़ा, तो मैं उस चीज को उस ढंग से नहीं देख सकती। मुझे कभी नहीं रोका गया कि ये मत करो या ये करो या ऐसे ही करो। तो वही चीज है कि वो आदमी अपनी सोच या जैसी उसकी जिन परिस्थितियों में वो रहा है वही उसे उस रूप में ढालती हैं। मैंने जो अपने आसपास देखा है, सिंगापुर जो कि बहुत खुला हुआ देश है, बहुत सोच में स्वतंत्रता है यहाँ, और ये चीजें यहाँ के लोगों में है। मैं सौभाग्यशाली मानूंगी कि मेरे घर में है सभी में, और जिसकी वजह से इस तरह के मौके मुझे मिले कि मैं जो भी अपने क्षेत्र में करना चाहती हूँ मैं कर पा रही हूँ। और उसकी वजह से चूंकि संस्कृति की बात आती है, लोक संस्कृति की बात जब आती है, तो इस जुड़ने में आज मेरे घर में मेरे पति को हिंदी नहीं आती है, थोड़ी बोल लेते हैं, लिखने पढ़ने बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा कोई भी भारतीय संस्कृति वाली चीज होती है तो सबसे पहले वही शेयर करते हैं कल ही। तो ये चीजें, ये क्योंकि घर में धीरे धीरे, वरना मैं शादी के बाद आई थी तो मेरे पति पहली बार मंदिर गए थे, मतलब 30 वर्ष की उम्र तक वो मंदिर नहीं गए थे। बचपन में गए होंगे लेकिन जब से बड़े हुए नहीं गए थे। तो वही चीजें कि ये जो सांस्कृतिक चीजें हैं, जो लोक संस्कृति है हमारी, इन्हें थोड़ा सा कभी जोर देकर भी और कभी प्यार से भी वो एक निरंतरता बनाए रखनी है। तो जैसा शबनम जी आपने कहा कि गीतों पर या इन चीजों पर होने चाहिए वर्कशॉप, हमारे बच्चों को 16 संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। बार बार जब हम उनका नाम लेंगे, वो चीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें बैठेंगी और तभी वो अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल सही आपने कहा कि कार्य तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपनी जड़ों से जोड़ने वाली होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ही, कछुए की भांति ही सही, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जरूर कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी, कुछ निरंतरता रहेगी, कुछ भावी पीढ़ी तक हम पहुंचाएंगे, कुछ हम आने वाली पीढ़ी से भी सीखेंगे। तो यही अभी तो कहना चाहूंगी। सही बात है कि हम लोग अगर कछुआ चाल चलेंगे तो लंबी रेस का घोड़ा भी साबित होंगे। ये नहीं कि फौरन दौड़ गए और सांस फूल गई फिर लौट आए। तो धीमे धीमे ही, लेकिन हमारी जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको संजोने, संवारने और उसको दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, और उसको हम लोगों को बखूबी निभाना भी है। और संध्या जी, एक चीज मैं ये बताऊंगी कि हमारी जो ये संस्था है, ये काशी कला कस्तूरी, इसमें देखिए डिफरेंट फील्ड के लोग, क्यों मैंने देखिए 16 संस्कारों की बात की। 16 संस्कार में यह, मुझे ये लगता है, ये इसमें हिंदू और मुसलमान का ये संस्कार नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना ये हमारा फर्ज है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये फला की संस्कृति नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आप मरना आपके यहाँ भी है, मरना हमारे यहाँ भी है। पैदा होने पर खुशियां जो मनाई जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, वो आपके यहाँ भी गाए जाते हैं। तो ये हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी संस्कृति है, इसको हम पुष्पित और पल्लवित करना चाहते हैं, दूसरे कल्चर में भी लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो इसमें रमे और उसमें डूबे कि कितनी सारगर्भित है हमारी ये संस्कृति और ये इस तरह की चीजें। तो इसीलिए देखिए, जो हमारी ये ट्रस्ट है, हमारा काशी कला कस्तूरी, इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग हैं। मैं तो इसकी संस्थापिका और अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी आप जानती होंगी, वो इसकी संरक्षिका हैं। विविध भारती के जो है बॉम्बे में विविध भारती के एक्स डायरेक्टर हैं महेंद्र मोदी जी, वो भी इसके संरक्षक हैं। डॉक्टर सुचरिता गुप्ता, ये इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, जो बहुत ही रिनाउंड वोकलिस्ट है,
और उनका यही काम, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ तक कि बनारस में भी संध्या जी आप सोचेगा कि जबकि हमारा लिटरेचर का फील्ड है, लेकिन कहा जाता है कि साहित्य और संगीत दोनों आपस में साथ साथ चलता है, तो इस वजह से भी। और मेरा और जो हमारे इसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं काशी कला कस्तूरी की, डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी, हम लोग की यही है कि भारत जो हमारे बनारस की परंपरा है, बनारस का संगीत है, उसको यहाँ के हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर बच्चों तक पहुंचाना। तो इस तरह से संगीत से भी हमारे यहाँ है। डॉक्टर्स भी हैं, यूपी शाही जी इसमें है, काशी कला कस्तूरी में डॉक्टर फिरोज खान जो संस्कृत डिपार्टमेंट BHU में है, वो सांस्कृतिक मंत्री हैं इसके। और ये प्रोफेसर मंगला कपूर भी इसके सांस्कृतिक मंत्री हैं हमारे काशी कला कस्तूरी में। तो इस तरह से कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ और भी लोग हैं जो इससे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और हम लोग इस तरह कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट फील्ड के हैं, डिफरेंट तरह के दिमाग हमारे साथ मिलेंगे, तब जाके जो है गाड़ी आगे दौड़ेगी और हम लोग नए नए आयाम पे सोच सकेंगे। तो इस तरह से भगवान ने जिंदगी दी है, ये जीवन दिया है, कौन कितनी बार आता है जाता है किसने देखा है, जो जीवन मिला है हमें उसी को सार्थक बनाना है, उसी को साकार करना है, उसी से ही हमको सारे काम लेने हैं जो हमारी छोटी सी जिंदगी है। तो संध्या जी आप आई, ये बहुत हमारी खुशनसीबी है, काशी कला के कस्तूरी की खुशनसीबी है, क्योंकि आप देखिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काशी की बेटी वो बाहर सरजमीन पे बैठी हुई है सिंगापुर से, और वो लाइव है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा काशी की बेटी से बात हो रही है मेरी, जो हमारी भारतीयता को, हमारी संस्कृति के परचम को लहरा रही है। तो इस तरह से आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, आप काशी कला कस्तूरी को कि इस मंच को आपने जीनत बख्शी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, और सारे दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ अब तक जुड़े रहे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, और मुझे आज इस मंच से आपने जोड़ा इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि काशी से जुड़ना हमेशा एक अपने घर से जुड़ना होता है, और आज इस मंच से जुड़कर मुझे लग रहा है कि अपने घर से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसके लिए बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने कई आपके लाइव देखे हैं पहले भी, और इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारा जो ध्येय है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कूप मेंढक बन के नहीं रह सकते। हमें अगर अपने पूरे भारत को आगे बढ़ाना है, अपनी पूरी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो हमें अलग अपने सोच को पहले बढ़ाना होगा, और बिल्कुल आप उस दिशा में कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार पुनः बहुत हृदय से आभार। जो लोग भी आज जुड़े उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि बनारस का अपन घर है, वहाँ हमेशा जुड़ के जितना निमन लागेला इतना कहीं ना लागेला। तो बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय बोले। और एक बार फिर से शबनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि हम भोजपुरी के लोग, भोजपुरी में जब बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ सबसे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, आदाब। नमस्कार।